नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज विशेष मेहमान के तौर पर हमारे साथ हैं मानवेंद्र मिश्रा जी, जो साल 2016 से 2021 तक बिहार एसोसिएशन हैदराबाद के अध्यक्ष के तौर पर 6 साल तक काम किया। साथ ही हैदराबाद में रह रहे प्रवासी बिहारियों को संगठित करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। फिलहाल मानवेंद्र मिश्रा जी बिहार फाउंडेशन हैदराबाद चैप्टर के चेयरमैन हैं और बिहार सरकार को आधिकारिक तौर पर विकास कार्यों को लेकर सलाह देते हैं। इसके अलावा बिहार और पूर्वांचल मूल से आने वाले प्रवासी ब्रह्मर्षियों का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रह्मर्षि सेवा समाज हैदराबाद में बतौर अध्यक्ष लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही तेलंगाना जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट, तेलंगाना रॉकबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट श्री मानवेंद्र मिश्रा, क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार माइन ओनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आंध्र प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत मानवेंद्र मिश्रा सर। नमस्कार विजय जी, सिटी विजन के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आपका एक बृहद प्रोफाइल है सामाजिक और आप खेल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं और हैदराबाद में बीते 50 सालों से पूरे परिवार के साथ प्रवास कर रहे हैं और बड़े लंबे समय तक बिहार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए बिहारियों की सेवा की है जो प्रवासी बिहारी हैं। बिहार एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। विजय जी देखिए, बिहार एसोसिएशन जैसे आपने कहा, हम लोग शुरू करते हैं बिहार एसोसिएशन से। तो बिहार एसोसिएशन एक बहुत पुरानी संस्था है। 1983 में बिहार एसोसिएशन फॉर्म किया थे। जो शुरू में फॉर्म किए थे वो वर्मा जी, वीएस वर्मा जी थे। वो फॉरेन लैंग्वेजेस, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के डायरेक्टर, IIT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, माने इस तरह के करीब धरनीधर सिन्हा जी थे जो कि बाद वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में थे। तो ये लोगों ने मिलके सोचा कि बिहार एसोसिएशन बनाना है और उन्होंने, डॉक्टर अहिल्या मिश्रा भी थी फाउंडर में, ये लोगों ने मिलके बिहार एसोसिएशन शुरू किया। सर, हैदराबाद में कितने बिहार के लोग होंगे और उनकी तादाद कितनी है? तो अभी हम लोग एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन रफ एस्टिमेट एक्यूरेसी के साथ हम लोग ये बोल लेंगे कि करीब 10 लाख या उससे भी ज़्यादा बिहारी हैं हैदराबाद में। और इनका जो कंसंट्रेशन है, जो ज़्यादा मेंबर्स हैं बिहार एसोसिएशन के, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैदराबाद के चारों तरफ है वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। नाचाराम हुआ, उप्पल हुआ, पटनचेरू हुआ, इस्नापुर हुआ, काटेधान हुआ, कुतुर हुआ, यहाँ पे इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। तो करीब 10 लाख से ज़्यादा है। तो इसमें बिहार एसोसिएशन की बड़ी अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि हैदराबाद में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और हर वर्ग के लोग हैं, जिसमें अधिकांश कामगार लोग हैं, वर्कर्स हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो बड़े IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स भी बिहार मूल के हैं। तो वो एक एलीट क्लास है, उस पर हम चर्चा न करते हुए, बल्कि जो आम लोग हैं बिहार के, उनको किस तरह की सहूलियत मिलती है, किस तरह का गाइडलाइन मिलता है, किस तरह का सहारा मिलता है बिहार एसोसिएशन के माध्यम से। सही कहा आपने कि जैसे है कि ये बिहार एसोसिएशन के ज़्यादातर मेंबर जो है ना श्रमिक लोग हैं, अपना जो है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हैं। और ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सब ज़्यादातर जो है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उनको भी तो ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे कुछ उनके साथ हुआ, 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, थोड़ी सी इंजरी हुई, मालिक निकाल देता है और दे डोंट हैव एनी रिकोर्स। कुछ उनको ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां जाके वो अपना ग्रीवियंस रख सके। तो हम लोग बिहार एसोसिएशन से ऐसे केस जब भी मालूम होता है उनके मदद के लिए पहुंचते हैं, उनको हम लोग सहायता देते हैं, उनके मैनेजमेंट से बात करते हैं। इंजरी हो, डिसेबिलिटी हो या अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो इसमें उनके साथ जाके उनके परिवारों को न्याय दिलाते हैं, बात उत करके कंपनसेशन दिलाते हैं और ज़्यादातर हमको उनको एहसास दिलाते हैं कि भाई हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। सर, ये जो जिस तरह की आपने बातें बताई वो तमाम अखबारों में भी बार बार निकलता है। भले जो बिहार के या प्रवासी मजदूरों की मौत हो जाए एक्सीडेंट में या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में, तो आपका संगठन बहुत इफेक्टिवली काम करता है और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे सहयोग भी मिलता है। कोरोना काल एक बड़ी त्रासदी थी जब बिहार के मजदूर घर लौटना चाहते थे या उनको खाने पीने में दिक्कतें थीं। उस वक्त बिहार एसोसिएशन बहुत चर्चा में था, तमाम तरह के आप लोगों ने काम किए थे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये तो बहुत माने दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कोरोना। वो याद करके भी अभी भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन माने अजीब लगता है कि इस तरह बहुत बड़ा प्रलय
एक तरह से आया था, संकट आया था। तो उस दौरान हम लोगों ने बिहार एसोसिएशन में, हम लोग जो बॉडी है, उन्होंने डिसाइड करा कि काफ़ी हम लोग को एरिया से इन्फॉर्मेशन आया कि बहुत लोग के पास खाने को नहीं है, अनाज नहीं है, ये सब। तो हम लोगों ने एसोसिएशन में हमने ऑनलाइन मीटिंग की और डिसाइड किया कि एक 10-15 दिन बाद लॉकडाउन के, कि भाई ये दिक्कत बहुत हो रही है, तो इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। और फिर अपने रिसोर्सेस वगैरह जमा करके फिर हम लोगों ने ड्राई राशन पहुंचाना शुरू किया। तो एक पैकेट बनाते थे जिसमें 5 किलो चावल, आटा थोड़ा 1 किलो, 1 लीटर तेल, मसाले वगैरह का एक पैकेट बनाए, जो कि करीब करीब 600 रुपये का होता था। इस तरह पैकेट बना के डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। फिर धीरे धीरे अब लोग, फिर ये अब दिक्कत होती थी जाने आने में, पहुंचाने में, तो GHMCs के पास पहुंचे, उनसे परमिशंस लिए। तो GHMC वाले वो भी काफ़ी खुश हुए कि भाई बिहारियों का आप मदद कर रहे हैं, वो लिस्ट भेजने लगे। फिर बिहार फाउंडेशन से, बिहार एक हैदराबाद चैप्टर, बिहार एसोसिएशन उसका हैदराबाद चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर बिहार से भी पूरा इन्फॉर्मेशन, डेली लिस्ट आता था। धीरे धीरे ये काम बहुत बड़ा हो गया था। करीब हम लोग 25 से 30 लोग की टीम डेली इस पे काम करती थी, डेली के थे। और गाड़ियाँ जो है वो ट्रॉली थी, वो 4-5 ट्रॉली एंगेज किए, ऑटो ट्रॉलीज। और इससे सारे जो भी लिस्ट आती थी, सुबह लिस्ट आती थी, उसके हिसाब से शाम में और सुबह जो भी आई उनको राशन पहुंचाते थे। फिर हम लोग जा रहे थे एक दिन, तो मेडचल हाईवे पे, विजय जी, बड़ा दर्दनाक सीन था। वो लोग पैदल, सबको तो टीवी पे देखा ही, लेकिन हम लोगों ने आंखों से देखा हो। तो दर्दनाक सीन था कि माने बिहार, चेन्नई से, बेंगलोर से लोग पैदल चले आ रहे हैं, ट्रक पे चले आ रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं। फिर वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे इनको राशन या कुछ भी जो हो सके सुविधा देनी चाहिए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने कैंप लगाना शुरू किया। तो ड्राई राशंस का डेली चलता था, कैंप चलता था। और इसमें बिहार सरकार ने काफ़ी मदद की। बिहार फाउंडेशन जो था उसको उन्होंने नोडल एजेंसी बनाया राहत के लिए, और वहाँ से भी काफ़ी फंड्स आए। करीब टोटल हम लोगों ने 75 लाख रुपए फंड्स का उगाई की और डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस पैंडेमिक में करीब 11,000 ड्राई राशन पैकेट्स बांटे। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी त्रासदी में बिहार एसोसिएशन की जो भूमिका रही वो वाकई काबिल तारीफ रही, और पूरे देश भर के लोगों में ने रिकग्निशन भी दिया बिहार एसोसिएशन का, तमाम अखबारों में। और जिस तरह से काम हुआ, लोगों को बड़ी राहत मिली, और लोग जाहिर तौर पर इस संस्था से, जो खासकर प्रवासी बिहारी हैं, वो गहरे दिल से वो अपने आप को जुड़ाव फील करते हैं, महसूस करते हैं। सर, आपने बिहार फाउंडेशन हैदराबाद चैप्टर का नाम लिया, जिसमें आप चेयरमैन भी हैं। उनकी क्या भूमिका है और वो किस तरीके से लोगों से कनेक्ट होती हैं? देखिए, बिहार फाउंडेशन एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार की संस्था है। वो इसलिए स्टार्ट किए, बिहार गवर्नमेंट का हर स्टेट में और इंटरनेशनल भी है, बाहर भी, जापान, दुबई, UAE, सऊदी अरेबिया, सब जगह इनके चैप्टर्स हैं। और हैदराबाद चैप्टर को बिहार एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है। बिहार एसोसिएशन वो NGOs को जोड़ती हैं अपने, जो बिहारी NGOs हैं। तो हैदराबाद चैप्टर को हम बिहार एसोसिएशन उसके साथ जुड़ गए, और मैं उसका चेयरमैन मुझको बनाया गया। तो अभी तक है। और ये बिहार फाउंडेशन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हैंडल करती है, बिहार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिहार का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हैंडल करती है। उसके जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो जो है इसके CEO होते हैं, और डिप्टी CM जो हैं बिहार के, वो इसके चेयरमैन होते हैं पूरी फाउंडेशन की। तो इनका जो है उद्देश्य ये है कि जो भी बिहारी प्रवासी लोग हैं उनको, उनके लिए मैंने अपना संदेश पहुंचाना, उनका देखभाल करना, उनकी मदद करना, उनके बारे में जानना, और प्लस इन्वेस्टमेंट बिहार में लाना, इन्वेस्टर मीट्स करना, अपनी कलाकृति, बिहार की कलाकृति को प्रमोट करना, ये सब लक्ष्य है। और ये हम लोग जो है बिहार एसोसिएशन, जो बिहार फाउंडेशन हैदराबाद का चैप्टर है, वो इससे पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और हमेशा जो भी होता है उन लोग से इंटरेक्शन करते हैं। साल में 1-2 मीटिंग होती है, हम लोग पटना जाते हैं, और जो भी डिसाइड होता है वो इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे गत वर्ष जो है, पिछले साल क्राफ्ट्स मेला किया था उन्होंने, हम लोगों ने शिल्पारामा में। तो क्राफ्ट्स मेला बिहार फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने काफ़ी उसको पूरा ग्राउंड वर्क, लॉजिस्टिक्स हम लोग देखे हैं। उसके बाद एक इन्वेस्टर मीट किया था होटल रेडिसन में। तो जो बिहार इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे तब, शाहनवाज हुसैन जी, वो आए थे। उसके बाद चीफ से वो इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी जो थे वो आए थे। तो ये सब आए थे। तो करीब हम लोग 150 इन्वेस्टर्स जो हैदराबाद के, बिहार के हों या ना हो, सबको हम लोगों ने मीट एक रखा था। तो इस तरह का बिहार फाउंडेशन
का काम है। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि बिहार फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान कोरोना के राहत वर्क में जो था, उनका काफ़ी फंड से मदद की। बाकी का तो हम लोग लॉजिस्टिक तो हम लोग देख रहे थे, बिल्कुल, बट फाइनेंस थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा मदद आया। तो बिहार सरकार की ये जो पहल है, ये जो बिहार फाउंडेशन की शुरुआत हुई है, और इसमें सर आप बहुत ही जिम्मेदार भूमिका में हैं, हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते हैं। और हैदराबाद और बिहार की तुलना की जाए या तेलंगाना बिहार की तुलना की जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेवल पर बिहार थोड़ा पीछे है। तो इसके पीछे क्या वजह देख पाते हैं और आने वाला भविष्य कैसा महसूस होता है बिहार को लेकर के? देखिए, पीछे वजह तो बहुत सारी हैं। बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि बिहार में इंडस्ट्रियल का एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है वो लैकिंग है, प्लस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, काम हो रहा है उस पर। बिहार डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री काफ़ी काम कर रही है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई है, इससे काफ़ी इनकरेजमेंट हो रहा है। और मैं हम लोग जान रहे हैं कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बट बिग टिकट इन्वेस्टमेंट अभी भी थोड़ा सा लैगिंग है। तेलंगाना तो काफ़ी इंडस्ट्रियल एडवांस्ड है, तो कंपेरिजन करने लायक अभी नहीं है, लेकिन यस, हम लोग का तरक्की हो रही है और आशा करते हैं कि हम लोग धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अच्छा सा हो जाएगा। अभी जो लेबर माइग्रेशन है वो लेबर माइग्रेशन रुक के इंडस्ट्रियल वहाँ पे ही आ जाएंगी और वहाँ का काफ़ी डेवलपमेंट होना चाहिए। सर, इंडस्ट्रियल माइग्रेंट वर्कर्स जो बिहार से बाहर जाते हैं, खासकर बिहार लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से एक ड्राइव हुआ था कि उनका डाटा रखा जाए, कौन कहाँ जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने की स्थिति में बिहार सरकार मदद कर सके, लेबर डिपार्टमेंट या अलग अलग डिपार्टमेंट या कोऑर्डिनेशन में आसानी हो। तो इस तरह का कोई डाटा तैयार हो सका है अभी तक? क्या प्रोग्रेस है उसमें? इस पे तो काफ़ी काम किया था बिहार फाउंडेशन है या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इसके लिए तो मुझको अपने मालूम है इस विषय में कि काफ़ी पंजीकरण का काफ़ी काम हुआ है, रजिस्ट्रेशन, लेबर वगैरह। लेकिन जानते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर है उतना लिटरेट नहीं है और इन्फॉर्मेशन भी अभी उनको उतना पहुंचा नहीं है, और पहुंचा भी है तो उतना वो माने उसके भावना ये नहीं थी कि रजिस्ट्रेशन करे, काम के पीछे भाग रहा है, पहला प्रायोरिटी वो नहीं रही। तो ये 100% नहीं हुआ, लेकिन ये काम बहुत हुआ है। काफ़ी डेटा है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास, अच्छा डेटा है उनके पास, 100% नहीं है, लेकिन यस, इट इज़ गोइंग ऑन, वर्क इन प्रोग्रेस है। और मेरी आशा है कि ये हो जाएगा पूरा अच्छा। और अभी बिहार एसोसिएशन या बिहार फाउंडेशन की तरफ से कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना है, कोई शेड्यूल, उसमें कोई इवेंट है? बिहार एसोसिएशन का तो एक कार्यक्रम ये है कि हम लोग हर साल छठ पूजा करते हैं। तो छठ सब कोई जानते हैं कि छठ बहुत बड़ा पर्व है बिहारियों के लिए, वो सबसे बड़ा पर्व है इनफैक्ट छठ पूजा। तो देखिए विजय जी, एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बिहार एसोसिएशन बिहारियों का रहते हुए इस पर ध्यान ड्यू टू सम रीज़न नहीं दे पा रहा था। तो जब मेरी कमेटी आई 2016 में, तो हम लोगों ने ऑनरेबल मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब से अपॉइंटमेंट लिया था लैंड वगैरह की वजह से, अलॉटमेंट के लिए बिहार एसोसिएशन के लिए। तो उसी में हम लोगों ने ये भी मुद्दा रखा और उनसे अपील की कि वो टैंक बंड पे एक चिल्ड्रंस पार्क है वो छठ घाट के लिए दिया जाए, और सारे बतकम्मा घाट जो भी हैदराबाद में, आप जानते होंगे कि हैदराबाद में हर एरिया में बतकम्मा घाट बना हुआ जो बतकम्मा के लिए यूज़ होता है, फिर विसर्जन, गणेश विसर्जन के लिए यूज़ होता है। तो हम उन्हें अपील की तो उन्होंने अलॉट कर दिया और 2016 से निरंतर इस पे काम कर रहे हैं। और पिछले साल करीब 22 घाट पे हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। सबसे बड़ा तो टैंक बंड पे होता है, चिल्ड्रंस पार्क पे, वहाँ करीब 10,000 लोग आते हैं, माने जो भक्त रहते हैं वो भी आते हैं, जो छठ कर रहे हैं वो भी आते हैं, और दर्शन करने भी दर्शालु भी आते हैं। और करीब 22 घाटों में सारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बहुत बड़ा इसमें मदद है हम लोग को। हर म्यूनसिपल जो भी बतकम्मा घाट जो भी एरिया में म्यूनसिपल एरिया में आता था सबको सर्कुलर गया हुआ था, हर साल, इस साल भी गया था। तो काफ़ी तेलंगाना सरकार बहुत मदद करती है इसमें, लॉजिस्टिक्स में, साफ सफाई करना, क्लीन वाटर भरना, लाइट्स देना, टेंट देना, चेयर्स देना, सब ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम लोग के क्या है, हम लोग के वॉलंटियर्स वहाँ पे सब ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो रहा है देखते हैं। पहले क्या है, खुद का पैसा लगा के लोग कहीं कहीं अपने रिसोर्सेज से यूज़ करके कर लेते थे। अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इसके लिए काफ़ी, पिछले साल भी हम लोगों ने के.टी. रामाराव जी से मुलाकात की थी और उनसे फिर इस पे फिर जोर डालने कहा। तो
पिछले साल देख रहे हैं कि बहुत मदद मिली है और अगले साल फिर इसको और बढ़ाना है बदकमा घाटों को। एक तो छठ हो गया, दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है सरकार से हम लोग हमेशा निवेदन करते जा रहे हैं। पिछले साल भी के टी रामाराव जी से मिले थे, मल्ला रेड्डी साहब मिनिस्टर साहब से मिलके वहाँ रिप्रेजेंटेशन करें और 3-4 एमएलए विवेक गौड़ साहब, सुभाष रेड्डी साहब सबसे मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बट हमारी लगता है क्यों बारी नहीं आई है, जो कि सारे संस्थाओं को आप जान रहे हैं कि सारे समाजों को हैदराबाद में सरकार, तेलंगाना सरकार ज़मीन दे रही है भवन बनाने के लिए। वो बना, उसके ऊपर सरकार 2 एकड़ 1 एकड़ जो भी है ज़मीन देती है, फंड्स देती है बनाने के लिए। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत दिन से पेंडिंग है, तो अभी लगता है हमारी बारी आई नहीं है। भगवान के से प्रार्थना करेंगे कि जल्द आ जाए और सरकार हमारे लिए भी कुछ करे, ज़मीन का आवंटन करे और उसको कुछ फंड्स दे जो कि भवन बनाए। वैसे हमारा जो है खुद के स्वयं के फंड से एक हम लोगों ने एक ज़मीन लिया 200 गज के करीब और वहाँ पे एक बिहार भवन बना रहे हैं, जो कि अभी ऑफिस के साइड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी तक करीब उसमें 1 करोड़ रुपए लग गए हैं, खरीदने से लेके 2 मंजिल स्लैब वगैरह बन गया है और अभी ब्रिक वर्क वगैरह चल रहा है। इस साल हो सकता है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो निजी फंड से, जैसा कि मानवेंद्र जी बता रहे थे कि बिहार एसोसिएशन अपना भवन ज़रूर बना रही है, लेकिन सरकार से सहयोग की उम्मीद की जाती है, चूँकि 10 लाख के करीब यहाँ बिहार प्रवासी बिहारी हैं और जाहिर तौर पर उनके लिए एक सामुदायिक भवन जैसा होगा जहाँ वो आकर के मीटिंग्स कर सकेंगे, कुछ ठहर सकेंगे या कुछ आयोजन कर सकेंगे। तो ये लंबे समय से जो मांग है, उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार तक भी पहुँचेगी और इस पर आगे पहल पर आगे कार्रवाई की जा सकेगी। और जो महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ की चर्चा थी, छठ अपने आप में बहुत व्यापक है और बिहार एसोसिएशन की जो तमाम तैयारियां होती है, जो तमाम पहल है, उसका रंग हाल के वर्षों में देखने को मिला है और छठ की भव्यता हैदराबाद में बिहार से कम नज़र नहीं आती है। ये क्रेडिट कहीं ना कहीं बिहार एसोसिएशन को लोग देते हैं और उनके सामाजिक कार्यों की सराहना करते हैं। मानवेंद्र जी, एक और पक्ष है आपका जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का, ब्रह्मर्षि सेवा समाज का, ब्रह्मर्षियों को आप नेतृत्व करते हैं। ये ब्रह्मर्षियों के बारे में बताइए, कहाँ से है मूल के तौर पर ये इनका कितना फैलाव है हैदराबाद में? ये ब्रह्मर्षि जो हम लोग हैं, मैं आपको बोलता हूँ, वैसे तो ब्रह्मर्षि जो है तो बिहार में, यूपी में हम लोग ज़्यादातर हैं। पूर्वांचल, हाँ, पूर्वांचल यूपी में, पूर्वांचल एरिया में, थोड़ा सा झारखंड और बिहार इसमें है। वैसे तो ये एक हम लोग जो है कास्ट बेस्ड है, जो कि एक पर्टिकुलर हम लोग का ब्रह्मर्षि लोग का ही संस्था है। ये 1999 में बनी थी और आज करीब 24 साल हो गए हैं। तो इसका हम लोगों ने यहाँ पे करीब 1000 रजिस्टर्ड, हम लोग के पास एक करीब 1000 प्लस परिवार हैं जो हमारे डेटाबेस में है। और ये एक तरह से पारिवारिक संगठन जैसा होता है, हर साल एनुअल फंक्शन करते हैं, दिवाली मिलन, होली मिलन करते हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि जगतगिरी गुट्टा में हम लोग के जो आराध्य भगवान हैं, जो हैं परशुराम भगवान, इष्ट देव जी, तो परशुराम भगवान हैं, तो उनकी एक मंदिर है, समाज के सब सदस्यों के योगदान से बहुत बढ़िया मंदिर बना है यादगिरी गुट्टा में, जगतगिरी गुट्टा में। तो वो मंदिर हम लोग का बना है, वहाँ पे मिलना जुलना होता है, फिर एनुअल फंक्शंस होते हैं हमारे। तो ये सब जो है ब्रह्मर्षि में सोशल वर्क होता है ज़्यादातर, मिलना जुलना हो गया, शादी ब्याह के बारे में काफ़ी हेल्प हो जाता है इससे। उसके बाद बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए, कोई गरीब परिवार है कोई ब्रह्मर्षि का, तो उनको मदद चाहिए, तो वो मदद होती है समाज से। तो इस तरह का कार्यक्रम, सोशल एक्टिविटी ब्रह्मर्षि समाज करता है। तो ब्रह्मर्षि सेवा समाज हो या फिर बिहार एसोसिएशन, एक सोशल सपोर्ट मिलता है, खासकर जो लोग अपने प्रदेश से बहुत दूर हैदराबाद में प्रवास कर रहे हैं, उनको ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम अकेले हैं यहाँ पर। एक बड़ा समाज उनको वेलकम करता है, उनके ख़राब वक्त पर उनके काम आता है, या फिर उनके सहयोग से एक भाईचारा की स्थिति यहाँ पर कायम रहती है। मानवेंद्र जी, लोगों से जोड़ने में या फिर उनके लिए कुछ काम करने में एक और दिक्कत होती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, नेताओं से बात करना, उन लोगों का कैसा रवैया होता है जब आप उनसे मिलते हैं? तो देखिए, अभी तेलंगाना में हम लोग को काफ़ी फॉर्चुनेट है, हम लोग बिहार के जो भी बासिंदे हम लोग, कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हेल्प है। सब जो भी हैं, एमएलए लेवल हो या नीचे कॉरपोरेटर लेवल से ही ले लीजिए,
जहाँ के भी जो कॉरपोरेटर है, कोई दिक्कत हो तो उनका पूरा सहयोग रहता है। दे आर माने काफ़ी वेलकम करते हैं, वो हमको स्वागत करते हैं, जो बात है ध्यान से सुनते हैं। तो मोटा मोटी हम लोग 5-6 एमएलए से टच में हमेशा रखते हैं, क्योंकि बिहार के जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो मैं बताया था, वहाँ के सब एमएलए से हम लोग ज़्यादातर टच में रहते हैं। हर 1-2 महीने पे जाके मिलते हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, इसका निदान फटाफट मिलता है। और जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो उन लोग से मिलते हैं। और फिर के.टी. रामाराव जी से और कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसके लिए उनका अपॉइंटमेंट बहुत बिजी रहते हैं, मिलना ही मुश्किल है, लेकिन अभी तक 2-3 बार मिल चुके हैं। उनके सामने रखते हैं ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, और हर जगह एश्योरेंस ही नहीं मिलता है, काम भी होता है, और प्रशासन में डायरेक्शन उनके तरफ से भी जाता है, और प्रशासन में भी काफ़ी हमको मदद मिलता है। और प्रशासन में हमारे बिहार के ही काफ़ी बड़े बड़े ओहदे पे हैं लोग, तो उनसे भी मिलना हो जाता है, उनका भी काफ़ी मदद होता है। वो जो जानते हैं मुद्दों को, बिल्कुल, इसलिए कि भाई ये बिहार के हैं, इनको ये ट्रबल्स हैं, तो वो उसको जितना हो सका बहुत सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ जो क्षेत्रवाद का मुद्दा है, उसको लेकर के महाराष्ट्र में थोड़ी राजनीति होती थी, तेलंगाना में ये न के बराबर है। आप चूँकि 50 सालों से आ रहे हैं, हैदराबाद जब इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, उस दौर से लेकर के आज की परिस्थितियों से वाकिफ़ है पूरी तरफ से। कभी क्षेत्रवाद को लेकर के असहजता महसूस हुई हो यहाँ पर, इस शहर में या इस राज्य में? अभी तक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें तो कभी नहीं हुआ। सामाजिक दायरे में, सामाजिक लेवल पे थोड़ा सा कभी कभी लगता है कोई ये नेता लोग स्वाभाविक भी हो सकता है। जी। अभी आप हाल में से सुने होंगे कुछ नेता लोगों का कि आजकल वो 1-2 साल से पता नहीं क्यों चालू है, वो राजनीतिक फायदे के लिहाज से हो सकता है। जी। और वो होता है, आम लोगों में कहीं कोई ऐसी भावना नहीं, आम लोगों में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी प्रशासन वगैरह में है, थोड़ा पुलिस वगैरह जो है कुछ कहीं कहीं गलती कर देती है, पकड़ लेती है लोगों को, जस्ट वो बिहारी होने के नाते उनको बोलते हैं कि यार गिल्टी हैं आप। तो वो कभी कभी 1-2 केसेस हुए, लेकिन उसको हम लोग जाते हैं, मिलते हैं और समझाते हैं, माने उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मान जाते हैं। लेकिन पब्लिक में बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक फॉर्चुनेट है कि आप बिहार से हों, चाहे किसी भी हिंदी भाषी या किसी भी अन्य प्रदेश से हो, ये महानगर अपने आप में सुरक्षित है, भावनात्मक तौर पर भी, और भाईचारा के लिहाज से कहीं से भी आप अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। यहाँ पर जो तेलंगाना के मूल निवासी हैं, उनका एक भावनात्मक तौर पर एक अच्छा व्यवहार होता है बाहर के प्रवासियों को लेकर के। सर, बहुत सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन से भी आपका जुड़ाव है, उसके बारे में बताइए, खासकर जिम्नास्टिक्स हो, बाकी खेल हैं, यहाँ क्या स्थिति है खेलों को लेकर के? सर, मैं अभी तो इससे पहले तो और एक स्पोर्ट्स से जुड़ा था, लेकिन अभी मैं 2 स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ पूरे एक्टिव रूप से। एक है तेलंगाना जिम्नास्टिक एसोसिएशन, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और एक रॉक बॉल एसोसिएशन, इट इज़ नया स्पोर्ट है, बडिंग स्पोर्ट है, उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो रॉक बॉल एसोसिएशन तेलंगाना का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो जिम्नास्टिक तो एस्टैब्लिश स्पोर्ट है, बहुत पुराना स्पोर्ट है। तो जिम्नास्टिक एसोसिएशन जो है, उसको मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में देखता हूँ, मिलता हूँ लोगों से। तो स्पोर्ट्स में विजय जी ऐसा है कि कंपेयर करेंगे अगर हम कुछ नॉर्थन स्टेट से, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे फोकस स्पोर्ट्स पे यहाँ के कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट देख रही है, स्पोर्ट्स पे थोड़ा ध्यान है, लेकिन जितना हमको चाहिए उतना नहीं है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चलिए स्टेडियम्स हैं हमारे पास, हैदराबाद में 4 स्टेडियम है जहाँ जिम्नास्टिक्स के लिए होती है। गच्चीबोली है, यूसुफगुड़ा है, सरूर नगर है, लाल बहादुर स्टेडियम है, लेकिन यहाँ पे ढंग माने प्रॉपरली कोचिंग देने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कोच की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को सिखाने के लिए, तो कोचेस की कमी है। और डिस्ट्रिक्ट्स में तो बिल्कुल बहुत कमी है। डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे तेलंगाना का बात करते तो इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अभी उतने स्टैंडर्ड का जो इक्विपमेंट है वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं है, पुराने हो चुके हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार, तेलंगाना सरकार से, कि थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए। स्पोर्ट्स को डेवलप करना भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स डेवलप होगा तो उनके ओवरऑल मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो
अभी काफ़ी काम है इसमें स्पोर्ट्स में। बिल्कुल। और सर, बिहार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, खासकर जो प्रवासी बिहारी हैं यहाँ पर या बिहार सरकार, उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे आप मदद करते हैं संगठन के तौर पर, या बिहार फाउंडेशन के चेयरमैन होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिहार एसोसिएशन और बिहार फाउंडेशन के तरफ से मैं जो बिहारी जो हैं हमारे तेलंगाना में, उनके कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो उसके ऊपर थोड़ा सा सरकार का और ध्यान चाहूँगा। तो पहला तो मेन, पहले भी बोल दिया हूँ कि ज़मीन का थोड़ा सा अलॉटमेंट चाहिए हमको, बिहार भवन हमारा भी बने जो कि हम लोग मिले कल्चर। और जानते चीफ मिनिस्टर साहब भी अपने एक स्पीच में एक बार बोले थे 2-4 साल पहले कि बिहार वालों को भी ज़मीन देना है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक हमको मिला नहीं है। तो आशा करता हूँ जल्द मिल जाएगा। और उसके बाद एक कास्ट वाला भी सर्टिफिकेट का है, बहुत सारे जानते हैं विजय जी अपने पास जो रिजर्व्ड हैं कास्ट कुछ वो यहाँ पे वो लोग आ गए, यहाँ पे बस गए। चलिए वो लोग कुछ भी काम कर रहे थे, हो गया, एक बस गए। अब उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन चाहिए एससी में हो या बीसी में हो, BC1 BC2, तो उनका जो कास्ट है वहाँ का लिए भले ही एससी या बीसी जो भी है, यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो वो लोग, मैं एक बार रिप्रेजेंटेशन भी किया हूँ मैं आदरणीय KT रामाराव जी से कि भाई सर ये भी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा हाँ इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो हो जाए तो यहाँ पे जो हमारे बिहार के बच्चे हैं उनको भी क्या रिजर्वेशन मिलेगा, उनको भी जो सुविधाएं हैं, जो उनको जो ड्यू है, उनके जो हकदार हैं वो मिलेगा। तो वो एक है। दूसरा इशू जो है कि थोड़ा सा ट्रेन्स जो है ना, आप जानते होंगे कि बिहार के ट्रेन्स जो हैं 2 ट्रेन ही हैं और जिस दिन खुलते हैं उसी दिन पूरा रिजर्व्ड हो जाते हैं। आप बिहार के स्लीपर ट्रेन का हालत अगर देखें तो मैं खुद जाके एक बार इसी तरह मेरे सामने रखा गया तो 1-2 बार जाके देखा हूँ। माने स्लीपर से भी, माने स्लीपर का कंडीशन जनरल से भी बदतर है। बिल्कुल, पैर रखने की जगह स्लीपर में नहीं रहती है। तो थोड़ा सा ट्रेन्स बढ़ाएं, क्योंकि देखिए माइग्रेशन बहुत है, लेबर का आना जाना बहुत है, तो उसका ट्रेन्स का थोड़ी सी सुविधा बढ़ाने का अपील करते हैं सरकार से। तो इसके बारे में कुछ सरकार सोचे और इसके बारे में कुछ एक्शन ले तो एक बहुत बड़ा मदद होगा, क्योंकि करीब 10-12 लाख जो भी बिहारी हैं उसमें ज़्यादातर जो है, खैर सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी आप देखेंगे आज के दिन में गच्चीबौली का जो भी अपना हाईटेक सिटी है वहाँ पे भी करीब बहुत लोग हैं बिहारी बच्चे, बहुत लोग अपना सॉफ्टवेयर में हैं, दे आर वेल टू डू। मैं तो इनफैक्ट जाता हूँ, देखता हूँ जितने भी सोसाइटी हैं, अपार्टमेंट हैं, उसमें देखता हूँ कि 5-10% फ्लैट ओनर्स पूरे बिहारी हैं। तो ये बहुत अच्छा। लेकिन जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसके लिए कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, कुछ पॉलिसीज। तो जैसा कि मानवेंद्र जी बता रहे हैं कि बिहार एसोसिएशन जो प्रवासी बिहारी हैं या फिर जो यहाँ लोग हैं उनके भले के लिए, उनके वाजिब मुद्दों को वो बिल्कुल ध्यान में रखे हुए हैं और समय समय पर वो सरकार को एड्रेस करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं और लोगों के समर्थन से लोगों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। और चाहे छठ पूजा हो, चाहे अन्य कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसमें बढ़ चढ़कर एक भागीदारी होती है बिहार एसोसिएशन की तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मानवेंद्र जी बातचीत के लिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।